हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 की बायोलॉजी का स्टडी करेंगे। बायोलॉजी में कुल 5 यूनिट 5 इकाई का स्टडी करना है। तो आज हम लोग इकाई 1 के बारे में जानेंगे। इकाई 1 में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन का स्टडी करना है। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं, 4 अध्याय हैं। पहला चैप्टर है जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा चैप्टर है मानव जनन और चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। तो आज हम लोग पहले चैप्टर जीवों में जनन का स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है जीवन अवधि, लाइफ स्पैन्स। जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पैन्स कहते हैं। सभी जीवों की जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो किसी भी जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, जो काल होता है, जो अवधि होती है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी की जीवन अवधि अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। तो आइए जानते हैं कुछ मुख्य जीवों के जीवन अवधि के बारे में। पहला है तितली। तितली का जीवन अवधि 1 से 2 हफ्ते होता है। कौवा का जीवन अवधि लगभग 15 वर्ष होता है। तोता का जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष होता है। कछुआ का जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष होता है। बिल्ली का जीवन अवधि 35 से 40 वर्ष होता है और घोड़ा का जीवन अवधि लाइफ स्पैन्स 50 वर्ष होता है। फेन का लाइफ स्पैन्स 37 वर्ष, कुत्ता का लाइफ स्पैन्स 25 वर्ष, बंदर का जीवन अवधि 26 वर्ष, मगरमच्छ का जीवन अवधि 60 वर्ष 60 ईयर्स, धान का 4 मंथ, गेहूं का 5 मंथ, गुलाब का 10 ईयर्स, केला बनाना का 25 ईयर्स, बरगद का 200 से 300 वर्ष, पीपल का 2000 से 3000 वर्ष, सिकोया का 3000 से 4000 वर्ष, मानव का 100 वर्ष और सबसे ओल्डेस्ट प्लांट, सबसे पुराना पौधा यानी वह पेड़ जो इस समय जीवन अवधि में सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है, वो है लैरिया ट्रिडेंटाटा। उसका जीवन अवधि है 1300 वर्ष। आप सभी ये सदैव याद रखिएगा कि एक कोष की जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए उनकी कोई भी जीवन अवधि नहीं आकी जाती है, नहीं मापी जा सकती है। रिप्रोडक्शन करें अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। अगर हम इसके हिंदी नाम की बात करें तो जनन मतलब होता है जन्म देना, यानी जब कोई एक जीव अपने जैसे किसी दूसरे जीव को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड है रिप्रोडक्शन। री मीन्स होता है पुनः और प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन, अर्थात किसी भी जीव को पुनः फिर से बनाना जनन कहलाता है। जनन सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, इम्पॉर्टेंट लक्षण है। यही जनन किसी भी जीव के जीवन को निरंतर रूप से बनाए रखती है, लाइफ के कंटिन्यूटी को बनाए रखती है। जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल जनक का तात्पर्य है सिंगल,
ना मेल हो ना फीमेल, कोई एक जनक यदि है तो उससे नए जीव का निर्माण होता है, तो उस विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो संतान प्राप्त होता है वह आकारिकी अर्थात रंग, रूप, आकार आदि में तथा आनुवांशिक अर्थात उसके जेनेटिक गुण, आनुवंशिक लक्षण भी बिल्कुल जनक के समान होते हैं। इसीलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है, क्योंकि क्लोन बिल्कुल किसी भी जीव के समान होता है। इसीलिए इस प्रकार के जनन से प्राप्त संतान को भी क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की मुख्य रूप से निम्न विधियां हैं: खंडन फ्रेगमेंटेशन, द्विखंडन बाइनरी फिजन, बीजाणु जनन स्पोरुलेशन, मुकुलन बडिंग और पुनर्जनन रीजनरेशन। अलैंगिक जनन प्रायः उन परिस्थितियों में होता है जब लैंगिक जनन प्रारंभ हो चुका हो और परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं। ये अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा होता है, जिनमें से पहला है खंडन या खंडीभवन। इसे इंग्लिश में फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, खंडन यानी खंडों में टूटना। कहना है इस क्रिया में जीव शरीर अनेक खंडों में टूट जाता है, यानी जीव का जो शरीर है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। वह खंड 2, 4, 6 अथवा उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने भी खंड टूटते हैं वे सभी खंड नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार के जनन को खंडन या खंडीभवन कहा जाता है। ऐसा जनन स्पायरोगैरा, वाउचेरिया, क्लेडोफोरा आदि में होता है। जैसे स्पायरोगैरा में खंडन, स्पायरोगैरा एक शैवाल है जो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और ये टूटे हुए खंड फिर से नए स्पायरोगैरा बना लेते हैं। इस प्रकार का जनन खंडन अथवा खंडीभवन कहलाता है। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है द्विखंडन, जिसे इंग्लिश में बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कोष के जीव 2 भागों में विभक्त होकर बढ़ जाता है, जिससे 2 जीव बन जाते हैं, तो ऐसी क्रिया को द्विखंडन कहते हैं। यह क्रिया समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, अर्थात समसूत्री विभाजन द्वारा जब कोई एक कोष की जीव 2 बराबर भागों में बट जाते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को द्विखंडन बाइनरी फिजन कहते हैं। यह द्विखंडन लंबवत, क्षैतिज या तिर्यक हो सकता है। लंबवत का तात्पर्य है कि कोई भी जीव इस प्रकार से बटेगा 2 भागों में, और क्षैतिज का तात्पर्य है कि कोई भी जीव इस प्रकार से 2 भागों में बट जाएगा, और तिर्यक का तात्पर्य है कि कोई भी जीव इधर उधर क्षैतिज अथवा लंबवत, इन दोनों की अतिरिक्त अन्य कहीं से भी बट करके बना सकता है। जैसे अमीबा, युगलिना आदि में द्विखंडन पाया जाता है। आइए देखते हैं अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार से होता है। यह है एक अमीबा जो सबसे पहले अपने आकार में वृद्धि करता है, जिससे केंद्रक भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यह अमीबा बहुत लंबा हो जाता है और बीच में दबाव पड़ने से, बीच में इसके भित्तियां धंसने से केंद्रक 2 भागों में और कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभक्त होने लगता है। धीरे धीरे 2 केंद्रक बन जाते हैं और यह भित्ति धीरे धीरे पास में आकर के टच कर जाती है और आपस में जुड़ जाती है, जिससे 2 संतति कोशिकाएं, 2 संतति अमीबा प्राप्त होता है। इस प्रकार से अमीबा में द्विखंडन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन की अगली विधि है बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में स्पोरुलेशन कहते हैं। बीजाणु जनन नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि बीजाणुओं
का जनन अर्थात बीजाणुओं के द्वारा होने वाला जनन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब लैंगिक जनन प्रारंभ हो चुका होता है और परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव बीजाणु उत्पन्न करता है, कुछ गोल अथवा अंडाकार संरचनाएं उत्पन्न करता है जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जनन को बीजाणु जनन कहा जाता है। ये यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, पेनिसिलियम आदि में होता है। बीजाणु जनन कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसे चल बीजाणु, जूस्पोर, अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर, सुप्त बीजाणु, हिप्नोस्पोर, जनकाभ बीजाणु, ऑटोस्पोर, चतुष्क बीजाणु, टेट्रास्पोर, अंतः बीजाणु, इंडोस्पोर और कोनिडिया। तो आइए अब हम लोग क्रम से इन बीजाणुओं का स्टडी करते हैं। पहला बीजाणु है चल बीजाणु, जूस्पोर्स। नाम से ही पता चल रहा है चल यानी मोटाइल, मीन्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, गति कर सकता है। कह रहे हैं ये अनुकूल परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीवों में बनते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। इनमें 2 और 4 कशाभिका यानी फ्लैजेला होता है जिससे ये गति करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्लैजेला है, कशाभिका है, इसी कशाभिका की सहायता से ये गति करते हैं। इनका निर्माण यदि समसूत्री विभाजन अर्थात यदि माइटोसिस से होता है तो इन्हें माइटोस्पोर कहते हैं, और यदि इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस से होता है तो इसे मियोस्पोर कहते हैं। जैसे ये यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास आदि में होता है। आइए देखें क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु। तो ये क्लेमाइडोमोनास का चित्र है। आप देख सकते हैं कि इसमें ढेर सारे छोटे छोटे बीजाणु हैं जिनमें 2-2 फ्लैजेला यानी कशाभिका हैं। इन कशाभिका की सहायता से ये गति करते हैं, इसीलिए इनको चल बीजाणु कहा जाता है। ये चल बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में अपने आप को विकसित करके एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। अब दूसरा बीजाणु है अचल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर्स। नाम से ही पता चल रहा है अचल अर्थात नॉन मोटाइल, जो चल नहीं सकता हो, जो गतिशील न हो। कह रहे हैं ये चल बीजाणुओं की भांति ही बनते हैं, यानी जिस प्रकार से चल बीजाणु बनता है उसी प्रकार से अचल बीजाणु भी बनता है, परंतु इनमें कशाभिका अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अचल होते हैं, ये गति नहीं कर पाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा में। अब देख सकते हैं कि ये स्पाइरोगायरा है और इसमें ये ढेर सारे छोटे छोटे गोल गोल बीजाणु हैं। इनमें कोई भी कशाभिका नहीं है। कशाभिका न होने के कारण ये गति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें अचल बीजाणु कहा जाता है। अगला बीजाणु है सुप्त बीजाणु, जिसे इंग्लिश में हिप्नोस्पोर कहा जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में जब अचल बीजाणु पर एक मोटी भित्ति बन जाती है जिससे बीजाणु सुप्तावस्था में चला जाता है, तो ऐसे बीजाणुओं को सुप्त बीजाणु कहते हैं। क्या होता है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब वातावरण उस बीजाणु के या उस जीव शरीर के अनुकूल न हो, तो ऐसी परिस्थिति में अचल बीजाणु के ऊपर मोटी परत बन जाती है, मोटी भित्ति बन जाती है, जिससे उस बीजाणु में कोई भी क्रियाकलाप नहीं होता है, वो सुप्तावस्था में चला जाता है। इस प्रकार के बीजाणुओं को सुप्त बीजाणु कहते हैं। जैसे फोटोसाइफन में, फोटोसाइफन का ये चित्र है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं, ये जो बीजाणु हैं, स्पोर्स हैं, ये अचल बीजाणु हैं क्योंकि इनमें कोई भी कशाभिका फ्लैजेला नहीं है। चूँकि ये मोटी भित्ति बना करके घिरे हुए होते हैं,
सुप्त अवस्था में होते हैं, इसीलिए इनको सुप्त बीजाणु कहा जाता है। चौथा बीजाणु है जनकाभ बीजाणु, ऑटोस्पोर्स। कुछ शैवालों में, जनन कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में अचल बीजाणु अर्थात एप्लेनोस्पोर्स बन जाते हैं, तो ऐसे स्पोर्स को जनकाभ बीजाणु कहा जाता है। अर्थात जब जनन कोशिकाओं में अचल बीजाणु बन जाते हैं, ऐसे बीजाणु बन जाते हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं होता है, तो ऐसे बीजाणुओं को जनकाभ बीजाणु ऑटोस्पोर्स कहते हैं। जैसे ये ऑटोस्पोर्स है, इनमें आप देख सकते हैं कि इस सेल में ये डिवाइड हो करके स्पोर्स का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बने ये जो स्पोर्स हैं ये ऑटोस्पोर्स कहलाते हैं। अगला बीजाणु है चतुष्क बीजाणु, टेट्रास्पोर। कह रहे हैं कि जब शैवालों में चतुष्क बीजाणुधानी टेट्रास्पोरेंजियम में बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं, तो उन्हें चतुष्क बीजाणु कहा जाता है। टेट्रा मीन्स होता है 4, यानी किसी ऐसा भाग जिसमें 4 भाग हों। जैसे कोई ये गोला भाग है, जब इसके 4 भाग हो जाएं तो ये टेट्रा हो जाता है। 4 भागों में बंटने पर ये टेट्रा कहलाता है। इस प्रकार से जब ऐसा स्पोरेंजियम हो, ऐसी बीजाणुधानी हो जो 4 भागों में बटा हुआ होता है, तो उसे टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं, चतुष्क बीजाणुधानी कहते हैं। और उसमें जो भी बीजाणु बनता है उस बीजाणु को टेट्रास्पोर कहते हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया में ये पाया जाता है। अगला बीजाणु है अंतः बीजाणु, इंडोस्पोर। कह रहे हैं कुछ शैवालों के कायिक कोशिकाओं में, वेजिटेटिव सेल्स में एक के बाद एक कई ढेर सारे विभाजन होने लगते हैं और इन विभाजन से कोशिकाओं के अंदर ही बीजाणु बन जाते हैं। इस प्रकार के बीजाणुओं को अंतः बीजाणु कहा जाता है, इंडोस्पोर्स कहा जाता है। जैसे कि प्लूरोकैप्सा, डर्मोकर्पा आदि में। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है इंडोस्पोर्स की सेल्स में ये ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स डिवाइड होकर के बने हुए हैं। इन डिवाइड हुए सेल्स को ही हम लोग अंतः बीजाणु कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हुए सेल्स सभी स्पोर्स हैं और वो भी नॉन मोटाइल। अब लास्ट बीजाणु है कोनिडिया। ये अचल बीजाणु ही होता है, परंतु यह तंतु के सिरे पर अर्थात बाहर की ओर तंतु के सिरे पर किनारे किनारे लगा हुआ होता है, तो इसे कोनिडिया कहते हैं। बाहर लगे होने के कारण इसे बाह्य बीजाणु मीन्स एक्सोस्पोर भी कहा जाता है। यह बीजाणु पेनिसिलियम, एस्परजिलस आदि में पाया जाता है। ये देखा जाए जैसे पेनिसिलियम में कोनिडिया, ये पेनिसिलियम है और आप देख सकते हैं कि पेनिसिलियम के सिरे पर, बाह्य सिरे पर ये गोल गोल अचल बीजाणु लगे हुए हैं जिन्हें कोनिडिया कहा जाता है। इस प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा पेनिसिलियम, एस्परजिलस आदि में रिप्रोडक्शन होता है। अब बीजाणु जनन समाप्त हो गया। अब आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की चौथी विधि, मुकुलन अर्थात बडिंग। क्या होता है कि इसमें जनक शरीर पर बाह्य वृद्धि, कुछ आउट ग्रोथ होता है, कुछ उभार होता है, जिसे हम मुकुल, कलिका या बड कहते हैं। यह बड, यह कलिका जनक शरीर से पृथक होकर, सेपरेट होकर के एक अलग नए जीव शरीर का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं, जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि में। आइए हाइड्रा में देखते हैं मुकुलन किस प्रकार से होता है। ये हाइड्रा का पूरा शरीर है, ये हाइड्रा का मुख है और इसमें ये छोटी सी कलिका जुड़ी हुई है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा उभार होता है और फिर उसके बाद ये कलिका धीरे धीरे विकसित होने लगती है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद यह इस शरीर से टूट करके अलग हो जाती है और
विकसित हो करके एक नए जीव शरीर का निर्माण करती है। अलैंगिक जनन का अगला विधि है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। नाम से पता चल रहा है पुनर्जनन यानी फिर से जन्म लेना। क्या होता है कि जब भी किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश जब कोई भी जीव शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो उसमें जितने खंड होते हैं प्रत्येक खंड विकसित होकर के नए जीव शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन की क्षमता प्लेनेरिया में होता है। एज एग्जाम्पल प्लेनेरिया, अमीबा आदि। जैसे ये अमीबा है और ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को कई हिस्सों में काट दिया जाए तो इसके जितने हिस्से हैं सभी विकसित होकर के नए प्लेनेरिया का निर्माण करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि किसी कारणवश अमीबा को कई भागों में काट दिया जाए तो वे सभी भाग जिनमें केंद्रक उपस्थित रहेगा वे सभी विकसित होकर के नए जीव शरीर का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार के जनन को पुनर्जनन अथवा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन कहते हैं। इस प्रकार जीवों में अलैंगिक जनन समाप्त हुआ, परंतु पौधों में इसी अलैंगिक जनन को कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।